नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी के लिए बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो मैं केवल इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि कल 23 मार्च है और शहीद दिवस है। 23 मार्च को ये भगत सिंह को फांसी हुई थी, इसलिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो तो मुझे बनानी ही थी, लेकिन शायद इससे बेहतर दिन कुछ और मुझे नहीं मिलता ये वीडियो बनाने के लिए। आज के युवाओं को, आज के स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को भगत सिंह के बारे में जानकारी ही नहीं है कि वे किस परिस्थिति में देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आज अगर हम किसी से पूछें कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, तो उन्हें जानकारी नहीं होती है। न केवल भगत सिंह बल्कि अन्य क्रांतिकारियों के बारे में बच्चों को और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के अलावा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को, आज के युवाओं को जानकारी नहीं होती है। तो मेरा मन था कि ये वीडियो बनाकर एक सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए और देश के जो महान क्रांतिकारी, जो कि असली फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनकी वजह से आजादी आई, उनके बारे में सबको सही जानकारी मिल सके और लोग उनके बारे में जान सके और उन्हें भी याद करें। तो वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना सा है कि लोगों को भगत सिंह के बारे में एक सही जानकारी मिल सके और लोग भगत सिंह को भी जान सके कि उन्होंने किन परिस्थितियों में देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। क्योंकि असली फ्रीडम फाइटर भगत सिंह थे। कई लोग तो आजादी दिलाने का क्रेडिट खा के बैठे हैं, लेकिन जिनको क्रेडिट मिलना चाहिए था, असल में उन्हें क्रेडिट मिला ही नहीं। उन्हें क्रेडिट देने की आज हम मिलकर कोशिश करते हैं। मुझे इस बात से कतई परेशानी नहीं है कि बच्चों से पूछा जाए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो बच्चों को पता है। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई, तो बच्चों को पता है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या है, महात्मा गांधी की माँ का नाम क्या है, महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या है, यही नहीं, महात्मा गांधी जी ने कहाँ स्टडी की, क्या स्टडी की, ये तक बच्चों को पता होता है। लेकिन अगर भगत सिंह के बारे में पूछ लिया जाए कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ था, उनको फांसी कब दी गई, या उनकी माँ का नाम क्या था, अगर इस विषय में पूछ लिया जाए तो बताने में जान निकल जाती है, लेकिन बताने के लिए उनके पास कोई बात होती नहीं, कोई जवाब होता नहीं है। तो दोस्तों, मुझे इस बात से बिल्कुल परेशानी नहीं है कि महात्मा गांधी के बारे में पता है। मुझे परेशानी केवल इस बात से है कि जिनको सही रूप में क्रेडिट मिलना चाहिए था, उन्हें आज तक क्रेडिट मिल नहीं पाया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, आप भी साथ दीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको भगत सिंह के बारे में बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो में मिलेंगी और बहुत नॉलेज आपका इस वीडियो में बढ़ने वाला है। तो बिना समय बर्बाद किए अपनी इस वीडियो को शुरू करेंगे। बस रिक्वेस्ट यही है कि बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ डेट्स मैंने इसमें मेंशन की हैं, उन डेट्स को आप नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा, ताकि कभी आप भगत सिंह के बारे में बात करें तो डेट टू डेट आप बात कर सकें। भगत सिंह हमेशा से ही एक विचारधारा के समर्थक रहे हैं और हमेशा उसी विचारधारा पर चले हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आइए थोड़ा गहराई से भगत सिंह के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही साधारण से परिवार में पंजाब में ल्यालपुर जिले के बंगा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ 27 सितंबर 1907 को। इनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था, जो खुद भी एक क्रांतिकारी थे। इनकी माताजी का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह बचपन से ही निडर, साहसी और बहुत विवेकी थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। हर निर्णय में ये बड़े समझदारी के साथ निर्णय लिया करते थे और बचपन से ही देशभक्ति इनके दिलो दिमाग में बसी हुई थी। जैसे जैसे ये बड़े होते गए, वैसे वैसे ही इनकी देशभक्ति भी बढ़ती गई। बात उस समय की है जब ये मात्र 12 वर्ष के थे और बैसाखी का दिन था। पंजाब के अमृतसर में एक सभा चल रही थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। 13 अप्रैल 1919 एक क्रूर अंग्रेजी अफसर जनरल डायर ने इस सभा में बैठे हुए लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया और इस सभा में बैठे कई लोग मारे गए। भगत सिंह उस समय केवल 12 वर्ष के थे, लेकिन जब उन्हें इस हत्याकांड के बारे में पता चला, जब इस इतिहास के सबसे क्रूर नरसंहार के बारे में पता चला, तो इतिहासकार बताते हैं कि वे लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे और वहां की हालत देखकर, वहां का माहौल देखकर वो मनी मन बहुत ज्यादा गुस्से में भर गए और उनकी आत्मा, उनकी रूह कांप गई और उन्होंने वहीं उस खून से सनी हुई मिट्टी को अपने हाथ में उठाया और ये प्रण लिया कि अंग्रेजों से बदला लेना है,
अंग्रेजों को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, और यही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया। हम पूरे जीवन बिता देते हैं, हमारा पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन हमारा लक्ष्य हमसे तय नहीं होता। आप जरा सोचिए, मात्र 12 वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने अपना लक्ष्य तय कर लिया था कि उन्हें भविष्य में करना क्या है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जब इसके बाद वो खेत पर गए अपने पिताजी के साथ और उन्होंने देखा कि उनके पिताजी खेत में बीज बो रहे हैं, उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? तो पिताजी ने बताया कि मैं बीज बो रहा हूं ताकि अच्छी फसल आ सके, ज्यादा फसल आ सके। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं इंकलाबी हो रहा हूं, मैं इंकलाबी हो रहा हूं और मिट्टी में पिस्तौल बो रहा हूं। जी हाँ, इन्होंने कहा कि हम क्यों ना मिट्टी में पिस्तौल बोएं ताकि अधिक से अधिक पिस्तौल, अधिक से अधिक बंदूकें पैदा हो सके और हम अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई को और आक्रामक कर सके। हमारे पास बहुत बंदूकें हों और हम इतनी गोलियां चलाएं कि अंग्रेज अफसर उन्हें गिन तक ना पाए। और असल में उन्होंने यही किया। जब इन्होंने गोलियां चलाई तो अंग्रेजों की पूरी गणित खराब हो गई, गिन नहीं पाए कि इन्होंने कितनी गोलियां चलाई। इसी उम्र से उन्होंने, सोचिए, क्रांतिकारी का जो जज्बा दिखाया वो बड़े बड़े सो कॉल्ड आजादी दिलाने वालों के मन में भी नहीं था। तो समझिए कि बचपन से ही कितने महान क्रांतिकारी भगत सिंह थे। इनके बारे में और भी कई सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस वीडियो को देखते रहिएगा। मेरा दावा है कि आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये गांधी जी के धुर विरोधी थे, ये गांधी जी के बहुत बड़े विरोधी थे, लेकिन ऐसा नहीं था। ये बचपन से गांधी जी के विरोधी नहीं थे, बल्कि इनका परिवार और ये खुद गांधी जी के विचारों से बड़े प्रभावित थे। जब 1920 में हमारे देश में असहयोग आंदोलन चालू हुआ 1 अगस्त 1920 को, तब ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर मात्र 13 वर्ष की उम्र में उस असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और इन्होंने अपने घरों में रखी जो अंग्रेजी किताबें थी जिनको अंग्रेजों ने लिखा था उनमें आग लगा दी, क्योंकि इस असहयोग आंदोलन का मकसद ही था कि अंग्रेजों द्वारा दिया गया सामान का बहिष्कार करना है, उनकी शिक्षा का बहिष्कार करना है, उनकी नौकरी का बहिष्कार करना है। तो इन्होंने भी अंग्रेजी किताबों को आग लगा दी। जरा सोचिए, इतनी सी उम्र में वो गांधी जी के समर्थक थे, लेकिन फरवरी 1922 में जब चोरा चोरी हत्याकांड हुआ, जिसमें पुलिस अफसरों को जला दिया गया, उसके बाद गांधी जी ने हमेशा की तरह अपना आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि वो उस हत्याकांड से काफी दुखी हुए कि अंग्रेजी अफसरों को जलाया क्यों गया। तो 5 फरवरी 1922 के चोरा चोरी हत्याकांड के बाद जब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया, इसके बाद भगत सिंह गांधी जी के विचारों के बहुत बड़े विरोधी बन गए और कहा जाता है कि गांधी जी के बहुत बड़े विरोधी थे भगत सिंह, क्योंकि वे अहिंसा के मार्ग पर चलना नहीं चाहते थे और गांधी जी केवल अहिंसा के मार्ग पे ही चलना चाहते थे। वे ये मानते थे कि अगर सही काम के लिए, सही कार्य के लिए अगर हम शक्ति का प्रयोग करें तो वह हिंसा नहीं होती, बल्कि वे न्याय का प्रतीक बन जाती है। गांधी जी हमेशा एक विचार हमें पढ़ाया करते थे, श्लोक हमें पढ़ाया करते थे कि अहिंसा परमो धर्मः, पर भगत सिंह ने पूरा श्लोक पढ़ रखा था, अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च, यानी धर्म के लिए की गई हिंसा, सही के लिए की गई हिंसा हिंसा नहीं होती, बल्कि अपने न्याय का प्रतीक बन जाती है। और यहीं से वे दूसरे दल के हिस्सा बन गए, यानी कि गरम दल के, और यहीं से उन्होंने अपनी क्रांतिकारी विचारधारा को बढ़ाना शुरू किया और कई सारे युवाओं को अपने साथ जोड़ दिया। इसके बाद वे मई 1927 में जेल भी गए, लेकिन 5 ही हफ्तों बाद उनको वहां से जमानत मिल गई। इसके बाद 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को कई लाठियां अंग्रेज अफसरों ने मारी, जिससे वे बुरी तरीके से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। इस बात से पूरा देश तो दुखी हुआ ही, लेकिन इसका बहुत ज्यादा गहरा असर भगत सिंह को भी था और उन्होंने सोच लिया कि अब लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला अंग्रेज अफसरों से लेना है। और उन्होंने लाहौर कोतवाली में अपने सहयोगी राजगुरु के साथ मिलकर शाम के समय एक सॉन्डर्स नाम के अंग्रेजी अफसर को गोली मारकर मृत्यु के घाट उतार दिया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया।
और इसके बाद उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपनी दाढ़ी और बाल तक कटवा लिए, जबकि सिख समुदाय में यह परंपरा है कि दाढ़ी और बाल नहीं कटवाए जाते हैं। पर यहाँ उन्होंने ये बताया कि धर्म से बढ़कर देश है, ये हमें सीखना है इनसे। इन्होंने अपने बाल कटवा दिए, अपनी दाढ़ी कटवा दी और एक युवा की तरह, एक यंग व्यक्ति की तरह ये घूमने लगे ताकि इन्हें कोई पहचान ना सके और ये अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को निरंतर चला सके। और उन्होंने लगातार अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अंग्रेज हमारे भारतीयों के सहयोगी नहीं थे। वे केवल भारत को लूटना चाहते थे और इस देश पर लंबे समय तक शासन करना चाहते थे। उन्हें हमारे देश के मजदूरों से, गरीबों से, असहाय लोगों से कोई भी मतलब नहीं था। वे केवल इस देश को लूटना चाहते थे और इसीलिए वे एक बिल लेकर आए जो कि पूरी तरीके से मजदूरों के खिलाफ था, मजदूरों के विरोध में था। लेकिन आपको शायद पता हो कि भगत सिंह मजदूरों के, गरीबों के बहुत बड़े हितैषी थे, इसलिए उन्हें और उनके साथियों को यह बिल बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और वे चाहते थे कि इस बिल की वापसी हो, क्योंकि इसके आने से हमारे देश के मजदूर और गरीबों पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। इसीलिए इसका विरोध करते रहे, लेकिन जब अंग्रेजी अफसरों ने उनकी बात नहीं मानी तो 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में, केंद्रीय असेंबली में बम फोड़े, जिसके बारे में सभी को जानकारी है। बम इतनी सावधानी पूर्वक फोड़े गए कि किसी को क्षति ना हो, इसलिए बहुत सावधानी से खाली जगह देखकर बम फेंके गए, क्योंकि इस बम फेंकने का मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि नींद में सो रही अंग्रेजी सरकार को जगाना था और उन्हें इस बम की आवाज से डराना था ताकि वो जागे और इस गरीबों के विरोध में आए कानून को वापस लें। इसके बाद इन्होंने वहीं असेंबली में खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और भागे नहीं, इन्होंने खुद अपनी मर्जी से अपनी गिरफ्तारी करवा दी। इनके साथी थे बटुकेश्वर दत्त, दोनों ने मिलकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और दोनों ने वहीं खड़े होकर अपनी गिरफ्तारी दे दी, क्योंकि भगत सिंह इस समय तक तय कर चुके थे कि अब मुझे मरना है, क्योंकि देश में जो आजादी की क्रांति है शायद वो कहीं धीमी पड़ती जा रही है। जरा सोचिए कितनी कम उम्र में इनके मन में ये विचार थे और उन्होंने ये तय कर लिया कि अब मुझे मरना है ताकि इस देश में एक नई क्रांति का आगाज हो सके और हमारे देश को जल्द से जल्द आजादी मिल सके। इसलिए ये गिरफ्तार हो गए। इसके बाद इन्हें जिस जेल में रखा गया वहां इन्होंने देखा कि इनके साथ, इनके साथियों के साथ और अंग्रेजी कैदियों के साथ बड़ा असमानता का व्यवहार है। इनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार होता है, जबकि अंग्रेजों के साथ सारी सुविधाएं उन्हें मिली हुई है। इन्हें ना ढंग का खाना मिलता था, ना ही साफ सुथरे कपड़े मिलते थे, ना ही इनको लिखने के लिए पेन कागज मिलता था, ना ही पढ़ने के लिए किताबें मिलती थी। इनके साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इसका विरोध उन्होंने जताया, लेकिन जब अंग्रेजी अफसरों ने इनकी बात नहीं सुनी, इनके साथियों की बात नहीं सुनी, तो ये जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि जब तक हमें सही खाना नहीं मिलेगा, जब तक हमें खाने लायक खाना नहीं मिलेगा, जब तक हमसे इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा, हमको पढ़ने के लिए किताबें और अखबार नहीं दिया जाएगा, लिखने के लिए कागज और पेन नहीं दिया जाएगा, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा। तो ये अनशन पर बैठ गए। ना जाने किस मिट्टी के बने थे ये। अंग्रेजी अधिकारियों ने बहुत कोशिश की इनके अनशन को तोड़वाने की, लेकिन इन्होंने एक बूंद दूध का भी अपने मुंह में जाने नहीं दिया। महान इतिहासकार और जानकार बताते हैं कि यह अनशन जून 1929 में शुरू हुआ और 5 अक्टूबर 1929 तक चला, यानी कि लगभग 116 दिन। जरा सोचिए कि किन परिस्थितियों में ये 116 दिन तक भूखे रहे और देश की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। इसी दौरान इनके एक साथी महान क्रांतिकारी यतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु हो गई और ऐसा कहा जाता है कि खुद भगत सिंह का वजन भी लगभग 7 किलो कम हो गया और अंततः अंग्रेजी अफसरों को इनकी मांगों के सामने झुकना पड़ा। तब कहीं जाकर इन्होंने ये अनशन तोड़ा। दोस्तों, 7 अक्टूबर 1930 इसी दिन अदालत ने इन्हें यानी भगत सिंह को, इनके साथी सुखदेव, राजगुरु और समेत अन्य क्रांतिकारियों को दोषी पाया। सोल्डर्स हत्याकांड में, बम फेंकने के कांड में और कई सारे जो इनकी क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसके लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई
और इनके अन्य साथियों को उम्र कैद यानी कि जीवन भर कारावास में रहने की सजा दी गई। लेकिन इसके बाद भी ये डरे नहीं, सहमे नहीं, क्योंकि इनका तो सपना ही था कि मैं देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकूं। बस इनका एक सपना था कि ये फांसी नहीं चढ़ना चाहते थे। भगत सिंह का फांसी चढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं था। भगत सिंह चाहते थे कि उन्हें एक क्रांतिकारी की तरह भरे चौराहे पर गोली मारी जाए ताकि उन्हें शहीद का दर्जा मिल सके, क्योंकि वे एक अपराधी नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी थे। चलिए 23 मार्च 1931 का दिन आया, जिसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। उनकी फांसी पर जाने से पहले मैं आपको उनके विषय में कुछ रोचक तथ्य बताता हूं, कुछ अच्छी जानकारियां आपको देता हूं, जिसको जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी होने के साथ साथ ऐसे भी थे। आइए कुछ बातें मैं उनके बारे में आपको बताता हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको बड़ी जानकारी उनके बारे में आज मिलेगी। दोस्तों, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि भगत सिंह एक बहुत अच्छे अभिनेता थे, बड़ा अच्छा अभिनय किया करते थे और अपने कॉलेज के समय में इन्होंने कई नाटकों में अभिनय किया, यानी एक बहुत अच्छे अभिनेता भी भगत सिंह थे। भगत सिंह एक बहुत अच्छे राइटर थे, वे बहुत अच्छा लिखते थे, उन्हें लिखने का बड़ा शौक था। उन्होंने कई सारी शायरियां लिखी हैं और जब वो किसी किताब को पढ़ते थे तो उसको पढ़ने के बाद उसमें से नोट्स भी बनाया करते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है इनके बारे में। जब ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो किसी ने इन्हें कहा कि इतनी कम उम्र में तुम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हो, तुम अंग्रेजों के खिलाफ जा रहे हो, तुम बहुत बड़े पागल हो। तब उन्होंने लिखा कि मेरे सीने में जो जख्म है, मेरे सीने में जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं। मेरे सीने में जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें तो पागल ही रहने दो, हमें तो पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। इतना अद्भुत भगत सिंह लिखा करते थे। तो भगत सिंह एक बहुत अच्छे राइटर भी थे। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जब 16 वर्ष की इनकी उम्र हुई तो इनके ऊपर शादी का दबाव बनने लगा। घर वाले, इनके पिताजी, इनकी माँ इनसे लगातार शादी के लिए बोलने लगे। उन्होंने अपने पिताजी को तो समझा दिया कि गुलाम भारत में मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। गुलाम भारत में मुझे किसी की मांग भरने का हक नहीं है। अगर गुलाम भारत में मेरी शादी होगी तो मेरी दुल्हन केवल मेरी मौत होगी, मैं मेरी मौत की ही मांग भरूंगा। अपने पिताजी को तो उन्होंने समझा दिया, किंतु माँ के सामने ये हार गए और इनको पता था कि माँ से जीतना असंभव है, क्योंकि माँ की ममता के सामने इनकी चलने वाली नहीं थी। और इसीलिए ही 16 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़कर कानपुर चले आए, क्योंकि इनके लिए देश की आजादी सबसे महत्वपूर्ण थी। शादी इनके लिए कोई मकसद नहीं था। इसलिए मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही ये अपना घर छोड़कर कानपुर चले आए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने ही दिया था। वे बहुत अच्छे वक्ता थे और बहुत स्पष्ट बोला करते थे। बहुत ही गजब के स्पीकर भगत सिंह माने जाते हैं। भगत सिंह को फिल्में देखने का बहुत शौक था। वे चार्ली चैपलिन की लगभग हर फिल्म देखा करते थे और उन्हें बड़ा पसंद किया करते थे। भगत सिंह को रसगुल्ले खाने का भी बहुत शौक था। और आपको बड़ा रोचक तथ्य बताता हूं, आपने पढ़ा भी होगा कई बार कि भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। बहुत ज्यादा ये किताबें पढ़ते थे, हर विचारधारा की ये किताबें पढ़ते थे। उन्होंने कार्ल मार्क्स को भी पढ़ा है, तो उन्होंने कई अच्छे राइटर्स जो भारत में पैदा हुए उनको भी पढ़ा। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में भी पढ़ा, स्वामी विवेकानंद से भी उन्होंने सीखा। उन्होंने भगवत गीता से भी अहिंसा परमो धर्मा वाला श्लोक सीखा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब ये जेल में बंद थे तो उस दौरान ही उन्होंने लगभग 300 किताबें पढ़ डाली। और जब इन्हें फांसी पर ले जाने के लिए लोग तैयार हुए तब भी ये किताब पढ़ रहे थे। और जब इन्हें फांसी के लिए लेने आए तो उन्होंने अंग्रेजी अफसर से कहा कि अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। ये एक लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। और जब किताब पढ़कर इन्होंने खत्म की तो उसको हवा में उछाला और उसके बाद ये फांसी पर चढ़ने के लिए चले गए। क्योंकि वे फांसी पर चढ़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे ये मानते थे कि युद्ध का एक विधान है, युद्ध का एक विधान है, गोली से मरने में ही सिपाही की शान है। इसलिए फांसी पर चढ़ना नहीं चाहते थे। पर अंग्रेजी अदालत ने, अंग्रेजी अफसरों ने इनकी बात को नहीं माना और फाइनली वो दिन आया जब भगत सिंह को फांसी दी गई, यानी कि 23 मार्च 1931। वैसे तो 24 मार्च 1931 का दिन इनकी फांसी के लिए तय किया गया था, लेकिन
भारतीय जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश था, इनकी फांसी का बहुत ज्यादा विरोध था, तो किसी भी आंदोलन से बचने के लिए अंग्रेजी अफसरों ने यह तय किया कि इन्हें शाम के समय, वैसे फांसी सुबह दी जाती है, लेकिन शाम के समय लगभग 7:35 पर इन्हें और इनके साथियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी पर चढ़ने के लिए जाते जाते भी ये दुखी नहीं थे, बल्कि बहुत खुश थे और गाना गाते हुए जा रहे थे। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, ये गीत गाते हुए ये जा रहे थे। और जब फांसी के तख्ते पर ये चढ़े तो वहां भी इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया। वहां भी डरे नहीं और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। इन्होंने कहा था कि हमारे हाथ नहीं बांधना, इनके हाथ नहीं बांधे गए और ये बिल्कुल खुशी खुशी उस फांसी के फंदे पर चढ़ गए, क्योंकि इनका मकसद था कि देश में क्रांति आ सके और देश बहुत जल्द ही आजाद हो सके। जरा सोचिए, मात्र 23 साल के थे भगत सिंह, और इस उम्र में जब बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है तब वो देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। और उनको इस आजादी का क्रेडिट भी ढंग से नहीं दिया। सो कॉल्ड आजादी दिलाने वालों ने तो इनको आतंकवादी तक घोषित करने का पूरा प्रयास किया। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि हम प्रयास करें कि भगत सिंह के बारे में जितना हो सकता है पढ़ें। इनके बारे में बताने के लिए इतना कुछ है कि शायद पूरा दिन कम पड़ जाए। किसी दिन लाइव वीडियो में इनके बारे में चर्चा करेंगे और खुलकर चर्चा करेंगे, लेकिन आप इनके बारे में पढ़िए, इनके बारे में जानिए, न केवल भगत सिंह के बारे में बल्कि अन्य महान क्रांतिकारियों के बारे में भी पढ़िए आप। और मैं भी प्रयास करूंगा कि हर एक क्रांतिकारी के बारे में एक बहुत अच्छी वीडियो आपको बनाऊं और आपको उनके बारे में जानकारी दूं। अंत में बस इनके बारे में एक बात कहूंगा कि जब इन पर शादी का दबाव था तो इन्होंने अपनी माँ से कहा था कि माँ, मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि इनके जो विचार थे, मरते मरते अपनी माँ को एक संदेश देकर गए कि तू ना रो माँ, तू ना रो माँ, तू है भगत सिंह की माँ, तू ना रो माँ, तू है भगत सिंह की माँ, मरकर भी लाल तेरा मरेगा नहीं, मरकर भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, मगर हंसकर हर कोई फांसी पर चढ़ेगा नहीं, मगर हंसकर हर कोई फांसी पर चढ़ेगा नहीं। ऐसे महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनके शहीदी दिवस पर मेरा शत-शत नमन। आप सभी इनको याद कीजिए, इनको अपने दिलों में बसा के रखिए, क्योंकि यही हमारे देश के असली हीरो हैं। इन्हें याद कीजिए, इनको भूलिए नहीं, ना ही आने वाली पीढ़ियों को भूलने दीजिएगा। इन्हीं विचारों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।